वेलकम टू डाउट नेट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आइए बच्चों बात करें यहाँ पर आज के लेक्चर में हम क्या बातें हैं जो देखने वाले हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम अच्छे से करने वाले हैं। हर एक बात को अच्छे से देखेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए बात करें। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बढ़िया से आपको पढ़ना है, हर एक बात को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो बात करें अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं जो देख ली है। बच्चों बात करें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक का, कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं, उनके कौन कौन से वर्ग है और किस वर्ग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में इतना बताया कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से तत्व हैं। ओके, उनकी भौतिक अवस्था क्या है, उनकी उपलब्धता क्या क्या है, ठीक है, और उनके सामान्य गुणधर्म क्या है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, चाहे उनका परमाणु आकार देख लो, चाहे उनकी उनकी विद्युत ऋणता देख लो, या उनका आयनन त्रिज्या आप देख लीजिए, या आयनन ऊर्जा उनकी देख लीजिए, वो हमने देखा। फिर उसके पश्चात हमने क्या देखा बेटा, इन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म देखे कि ये रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, उस पर हमने बात करी। फिर इसके अलावा अगर ये कुछ ऑक्साइडों के साथ यौगिक बनाता है नाइट्रोजन, तो किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शा सकता है, और क्या क्या बातें इनके अंदर देखी वो हमने क्लियर किया। और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सा यौगिक बनाएंगे, EH3 प्रकार के ट्राई हाइड्राइड ये बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइडों के साथ ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं तो पेंटा ऑक्साइड भी बनाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें हेलाइडों के साथ तो ट्राई हेलाइड भी बनाते हैं और पेंटा हेलाइड भी ये बनाते हैं। नाइट्रोजन पेंटा हेलाइड नहीं बना पाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास रिक्त कक्षक अनुपस्थित होते हैं, इस वजह से। ये कुछ मोटी मोटी बातें हमने देखी। और बच्चों साथ के साथ हमने ये देखा था नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में, कि नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने N2 के बारे में बात किया, आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर अमोनिया के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बाद हम बात करेंगे बेटा HNO3 नाइट्रिक अम्ल के बारे में, ठीक है। ये 3 कंपाउंड हमें नाइट्रोजन के पढ़ने हैं। ओके, इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे और फिर समय मिला तो फिर हम क्या करेंगे, आगे फास्फोरस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए बच्चों सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर अमोनिया को आप सब जानते हैं, सब अच्छे से परिचित हैं कि यहाँ अमोनिया के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो आइए जरा इसका किस प्रकार से हम सारी बातें देखते हैं। तो बात करें बच्चों यहाँ पर अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। सारी बातें आपको स्पष्ट होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया की संरचना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमोनिया में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक लोन पेयर होता है, इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है। त्रिकोणीय पिरामिड ये इसकी संरचना है। ओके, अब जरा देखो सबसे पहले आती है इसकी निर्माण की विधि, इसको किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसको बनाने के बहुत अच्छे अच्छे मेथड है मार्केट में। आइए जरा बात करें किसी अमोनियम लवण पर कोई क्षार की क्रिया। अब कोई अमोनियम लवण लेना है, उस पर क्षार की क्रिया करवानी, मतलब जैसे कि आप अमोनियम का कोई लवण ले लो, जैसे कि मान लो आपने ले लिया अमोनियम सल्फेट, ले लिया बच्चा, अमोनियम सल्फेट ले लिया। इस अमोनियम सल्फेट की किसी लवण का मतलब है यहाँ पर मतलब ये अमोनियम लवण है, इसकी कोई क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार जैसे कि या तो NaOH ले लो या कोई दूसरा क्षार ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH ले लिया, लेट सपोज NaOH ले लिया। तो NaOH क्या है, क्षार है, ये क्या है, एक लवण है जिसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, आयनों का एक्सचेंज करवा दो, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और साथ के साथ बच्चों यहाँ से क्या होती है, अमोनिया और जल अलग हो जाते हैं। यहाँ से आपको इस अभिक्रिया के द्वारा क्या मिल जाएंगे, अमोनिया और जल अलग मिल जाएंगे और ये अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, ये अमोनिया गैस मिल गई। या फिर आप क्या करें, इस अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया
या अमोनियम सल्फेट की बजाय आप क्या ले लें, अमोनियम क्लोराइड लेकर देख लो, क्या ही दिक्कत है। कोई भी आपको तो लवण लेना है अमोनियम का, ठीक है, उसकी अभिक्रिया मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी, कोई दिक्कत नहीं, यह भी तो एक क्षार है ना। तो जरा देखो ध्यान से, यह अमोनिया यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि कैसे इनका निर्माण किया जा सकता है, ये अमोनिया गैस वापस निकल जाएगी, ठीक है। ये है आपके पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, जब अमोनियम सल्फेट को क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो एक क्षार है बेटा, जिसमें OH- आयन उपस्थित होता है, वो क्षार कहलाता है ना, तो यह भी एक आपका क्षार है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, आपका एक क्षार है। और यह अमोनियम लवण ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, तो यह क्या, एक लवण है। तो यहाँ पर यह क्षार क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, खुद का लवण बनाएगा, ठीक। ये प्रबल क्षार है, ये यहाँ से अमोनिया को हटाएंगे कि हम अपना लवण बनाएंगे, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं से क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दूसरी बात, आप इसको यूरिया से ही बना सकते हो। यूरिया जानते हो बेटा, हम क्या करते हैं, उसको पेड़ पौधों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया को। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। जब इसको जल में मिलाते हैं तो ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता जाता है। जरा देखो ध्यान से, अमोनिया सूक्ष्म मात्रा में वायु तथा मृदा में उपस्थित होती है, ठीक है। यह नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थों के क्षय से बनती है। जैसे कि देखो ध्यान से, ये क्या है, NH2CO NH2, इसे कहा जाता है यूरिया। यूरिया NH2CO NH2 ये क्या होता है, यूरिया। यूरिया को जैसे ही पानी में डालते हैं, ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका अमोनियम कार्बोनेट। और यह अमोनियम कार्बोनेट क्या होता करता जाता है, यहाँ पर अमोनिया में कन्वर्ट होता जाता है, साथ में H2O + CO2, ये अमोनिया गैस आपकी बनेगी। अमोनिया गैस बनेगी जो कि पेड़ पौधों के लिए कहीं ना कहीं जरूरत होती है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। ओके, जो प्लांट्स होते हैं, फसल होते हैं, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होना जरूरी है ना, ठीक है। हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, तो प्लांट के भी प्रॉपर ग्रोथ हो सके उसके लिए भी क्या दिया जाता है, उनको नाइट्रोजन दिया जाता है, या तो यूरिया से या फिर दूसरे अलग अलग उर्वरक आते हैं मार्केट में, वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर वृद्धि हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो कहने की बात यह है, आप या तो कोई अमोनियम लवण ले लो, उस पर क्षार की क्रिया करवा दो, या फिर यूरिया को जल में डाल करके उसका फिर अमोनियम कार्बोनेट, जो कि क्या हो जाता है, अमोनिया में अपघटित होता रहता है। ये दो मेथड। एक तीसरा मेथड बेटा फेमस मेथड है औद्योगिक विधि, हेबर विधि। मान लो आप अमोनिया के प्लांट में काम करते हो, आपको बोला जाए कि भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला करके अमोनिया गैस बनानी है, तो आप बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, तो वो हेबर विधि के अंदर मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों जरा अगर हम बात करें यहाँ पर औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, हेबर विधि, हेबर्स प्रोसेस। हेबर विधि में क्या होता है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के, मतलब एक तो हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं और एक हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को मिक्स करके हम अमोनिया गैस बनाते हैं। लेकिन पता है यह प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। यह प्रक्रम कैसा होता है बेटा, उत्क्रमणीय। इस अभिक्रिया को बैलेंस करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये गैस, यह गैस क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ 3 लगा दिया। अब बच्चों देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया को, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आपने थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, यहाँ पर रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य। यहाँ पर यह अभिक्रिया साम्य अवस्था में है। अब अगर यह अभिक्रिया साम्य में रहेगी तो हमारा अमोनिया बनेगा कैसे, हमें क्या बनाना है, N2 + H2 मिलाकर अमोनिया बनाना है, हमें साम्य थोड़ी बरकरार रखना है। फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो कि ऐसा करो, थोड़ा क्रियाकारक रहेगा, थोड़ा उत्पाद रहेगा, काम चल जाएगा, भैया वहां तो प्रोडक्शन बढ़ाना है ना आपको अमोनिया का, तो आप क्या करोगे, इनकी अभिक्रिया करवा के अमोनिया बनाओगे। तो अगर अभिक्रिया साम्य में रहेगी तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर याद हो आपने बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक साम्य में पढ़ा होगा ला शातेलिए का नियम, ला शातेलिए का नियम। अब जरा देखो ध्यान से, उत्पाद की तरफ गैसीय मोल कितने, 2 है, क्रियाकारकों की तरफ गैसीय मोल कितने, 1, और यहाँ पर 2, कितने, 3, टोटल कितने मोल, 4 मोल, इधर 2 मोल, इधर 4 मोल, किसके मोल ज्यादा, क्रियाकारकों के, किसके मोल कम,
इधर। तो याद करो बेटा, प्रेशर का प्रभाव आपने ला शास्त्रीय नियम पढ़ा होगा कि जब साम्यावस्था पर कोई भी परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, चाहे दाब में परिवर्तन, चाहे सांद्रता में परिवर्तन, चाहे आयतन में परिवर्तन करवा दिया जाए या टेम्परेचर में परिवर्तन करवा दिया जाए, तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन को नष्ट किया जा सके। तो अगर हम क्या कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये अभिक्रिया उस दिशा में भग जाएगी जिधर मोल कम है। इधर मोल ज्यादा है, उधर मोल कम है, तो इसलिए बच्चा इसको उच्च दाब पर करवाया जाता है। 200 एटीएम पर इस अभिक्रिया को करवाया जाता है। और प्रेशर, थोड़ा टेम्परेचर तो रखते ही है, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो लगभग 700 केल्विन या 773 केल्विन के आसपास आ जाता है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात बेटा, इसमें उत्प्रेरक भी लेते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया इसमें उत्प्रेरक, ठीक है, प्लस पोटेशियम ऑक्साइड भी होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसमें लिया जाता है एज अ उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ये अभिक्रिया होती है, ये प्रॉपर अभिक्रिया आपको समझनी है। अब जरा देखो ध्यान से, ला शाते लिए हो गया खत्म, ठीक है ना, ला शाते लिए नियमानुसार अमोनिया के उत्पादन के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है, उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है, ओके, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। एवं यह अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड प्लस K2O3 प्लस Al2O3 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करवाई जाती है। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है यार ये सारे पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आए होंगे, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। और ये है आपकी हेबर विधि। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को ही समझना था जो हेबर विधि के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बातें, वो सारी बातें यहाँ पर आपको समझनी है, जो कि देखा। अच्छा, जो अमोनिया गैस होती है बेटा, ये कैसी होती है, रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस। लेकिन इसकी स्मेल कैसी होती है बेटा, यूरिनल स्मेल, ठीक है ना, मूत्र जैसी स्मेल आती है इसकी, ठीक है ना, यूरिनल स्मेल, ठीक है ना, पेशाब के जैसे इसकी स्मेल आती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी, रंगहीन है लेकिन गंध इसकी यूरिन जैसी होती है, ठीक है ना, पेशाब जैसे इसकी स्मेल होती है। अब आगे देखते हैं, ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कि भाई यहाँ कैसे इसका निर्माण होता है, क्या क्या बातें हैं, संरचना हमने पहले देख ली। अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। इसके कुछ गुणों के बारे में, कुछ गुण बिल्कुल बेसिक है। गुणों के बारे में बात की जाए तो गुण बिल्कुल बेसिक है बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करें, अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होता है, अमोनिया पानी में घुल सकता है क्योंकि यह अमोनियम आयन अमोनिया क्षार के समान व्यवहार करता है बेटा, तो जल से क्या कर लेगा, H+ आयन ले लेगा और थोड़ा बहुत एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा, ठीक है। इसका जलीय विलयन OH- आयन बनने के कारण दुर्बल क्षारीय होता है। होता क्या है बेटा, जैसे ही हम अमोनिया को क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो ये होता क्या है, जल से H+ आयन लेगा, तो खुद ने इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जल के H+ आयन को देता है, उसको ले लेता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और विलयन में OH- आयन त्यागता है। OH- आयन उपस्थित होने की वजह से इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ये अमोनिया क्या कर रहा है, क्षार के समान व्यवहार करता है, ठीक है, और जल में OH- आयन आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। कोई दिक्कत इस लाइन में? कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसी लैंग्वेज मिलेगी बेटा आपको इस चैप्टर में, थोड़ी थ्योरी, थोड़ा कुछ समझने का कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी, फिर समझने का कॉन्सेप्ट। ओके, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करना है, हर एक बात को अच्छे से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह अम्लों के साथ अमोनियम लवणों का निर्माण करती है। जैसे कि देखो ध्यान से, आपने क्या कर दिया, अमोनिया को
अमोनिया की अभिक्रिया करवा दी HCl के साथ, तो अमोनिया एक क्षार होती है, ये HCl एक अम्ल होता है, तो NH4Cl लवण बन गया। ठीक है, ओके, ठीक है। दुर्बल क्षार के रूप में यह विभिन्न धातु लवणों से इनके हाइड्रोक्साइडों को अवक्षेपित कर सकती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने क्या ले लिया, जिंक का कोई कंपाउंड ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, दुर्बल क्षार के रूप में यह विभिन्न धातु के लवण, जैसे कि जिंक का लवण ले लिया, ये क्या करेगा बेटा, जैसे कि देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जलीय माध्यम में तो ये होता ही है, तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट को अवक्षेपित कर देता है उनके हाइड्रोक्साइडों के रूप में, जिंक हाइड्रोक्साइड के रूप में इसको अवक्षेपित कर देगा। ठीक है, और यहां से बच्चों ये क्या कर जाएगा, यहां से ये क्या बना देगा, ये अमोनियम सल्फेट ये अलग हो जाएगा। ओके, इसको ये अवक्षेपित कर देता है, ये क्या बन जाता है यहाँ पर, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप बन जाता है। इस प्रकार से ये उनको अवक्षेपित कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, जिंक सल्फेट। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? या तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर यह अम्लों के साथ क्रिया करके अमोनियम लवण बना लेगा, जैसे कि NH4Cl H2SO4 के साथ क्रिया कर लेता तो अमोनियम सल्फेट बना लेता। ठीक है, और दुर्बल क्षार के रूप में कार्य करता है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, जो भी यहाँ पर जैसे कि मैंने जिंक का लवण ले लिया, तो ये क्या करेगा, उसका अवक्षेपण कर देगा। कोई भी ले लेगा, आयरन होता तो आयरन का भी अवक्षेपण कर देता है, तो इस तरीके से ये अवक्षेपण कर देता है। बेसिक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ पॉइंट आएंगे जो आगे बढ़िया समझने के होंगे। जरा देखो ध्यान से ये वाला पॉइंट। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसे लुईस क्षार बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लुईस क्षार के समान व्यवहार करेगा। यह धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध बनाता है, इस प्रकार यह संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। बच्चों याद हो, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मान लो कॉपर 2+ आयन है, कॉपर +2 आयन, जैसे ही बच्चा ये अमोनिया आयन है, अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण करता है। ठीक है, चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये बातें बताई जाती है, उपसहसंयोजक यौगिक। तो इसमें होता क्या है, 4 अमोनिया इस कॉपर +2 आयन के साथ जुड़ते हैं और एक संकुल बना लेता है, CuNH3 जहां पर इस पूरे संकुल पर क्या है, +2। इसका कलर कैसा होता है, गहरा नीला कलर होता है, इसका गहरा नीला कलर इस संकुल का होता है। यह यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और इसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, ये दान करता है, ये ग्रहण करता जाता है, तो यहाँ पर 4 अमोनिया इस एक्वस आयन के साथ जुड़ते जाते हैं, कॉपर +2 आयन के साथ जुड़ते जाते हैं, ये हो गया। या फिर बच्चों जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, AgCl है, AgCl अगर यहाँ पर बेटा अवक्षेपित होएगा तो क्या होएगा, Ag+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, Ag+ एक्वस और ये Cl- एक्वस। तो यह Ag+ आयन क्या करता है, 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या बना लेता है, AgNH3 होल ट्वाइस का एक संकुल बना लेता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये तो रंगहीन होता है, यह रंगहीन संकुल बना लेता है। ओके, तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर होने के कारण अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और दान करने वाला लुईस क्षार कहलाता है। तो ये लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। उपसहसंयोजक यौगिक में इसे लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड भी इसे कहा जाता है। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया, हर एक बात क्लियर हुई? क्या यहाँ पर ये छोटे छोटे सारे पहलू क्लियर कर पा रहे हैं? ये था आपका अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया के बाद बच्चों इन सारी बातों को हमने समझ लिया। अमोनिया के बारे में कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं जिसमें हमें लगाओ कि ये नहीं समझनी है, ये समझ में नहीं आ सकती। बस आपको हेबर विधि समझनी और बाकी उसके बेसिक सारे पॉइंट है। अब अगली बात आती है बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करें तो जरा देखो, बात करते हैं यहाँ पर, ये बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड तो हमें नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड पढ़ने हैं, जरा देखो ध्यान से। एक ऑक्साइड हमें पढ़ना है बेटा N2O, सबसे बेसिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा NO, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा जी N2O3, फिर हमें पढ़ना है N2O4 या NO2,
ये दोनों एक ही होते हैं, लगभग थोड़ी सी भिन्नता होती है इसमें। और एक पढ़ना है हमें, थोड़ा सीक्वेंस लिख देते हैं। एक इसके बाद N2O3 के बाद NO2, फिर आ जाता है N2O4 और फिर आ जाता है N2O5। ओके, क्लियर है। अब ये 5-6 ऑक्साइड हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इन सब में बेटा जी नाइट्रोजन पर इसमें ऑक्सीकरण अंक है +1, इस पर ऑक्सीकरण अंक है बेटा +2, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक होता है +3, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है +4 और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक इसमें भी बच्चा कितना होता है +4 ही आता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक आता है इसमें +5। ये इनके अलग अलग ऑक्सीकरण अंक है इन यौगिकों में। अब इन यौगिकों के अंदर हमें सारी चर्चाएं करनी है कि नाइट्रोजन किस प्रकार से बॉन्डिंग करता होगा, किस प्रकार से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता होगा। ओके, तो आइए बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन कई ऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया N2, NO, N2O3, NO2, N2O4 एवं N2O5 बनाता है, ठीक है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के बीच पी पाई बहुबंधन प्रदर्शित करता है। जरा देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे बेटा जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध तो रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इसका पी कक्षक इसके पी कक्षक के साथ मिलकर के इसका ये पी कक्षक नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का पी कक्षक मिलकर के क्या बनाएगा, पाई बंध बनाएगा। क्योंकि दोनों दूसरे आवर्त के डी कक्षक तो इनके पास हो नहीं सकता, तो इसका पी इसका डी इसका पी मिलकर के क्या बनाएगा, पी पाई बहुबंधन दर्शाएगा और पाई बंध बनाएगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये पी पाई समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का भी पी और ऑक्सीजन का भी पी दोनों मिलकर के पाई बंध बनाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए 1 बाय 1 हमारे कंपाउंड को देखें, उसके बारे में सारी बातों को डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सबसे पहला है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड को क्या कहा जाता है बेटा, N2O। ये इसकी संरचना, N2O ये इसका सूत्र है। अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बीच वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बेटा ये क्या करता है, इस साइड वाले ऑक्सीजन को लोन पेयर दान कर देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये इसकी संरचना हो गई। इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और खास बात, इसका एक नाम और फेमस है मार्केट में, आपने सुना भी होगा, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस भी इसे कहा जाता है। अब बात आती है इसका निर्माण कैसे होता है। तो जरा देखो ध्यान से, इसका निर्माण अगर हम बात करें, इसका विरचन अगर हम देखें तो निर्माण बहुत सिंपल है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर लो, बन जाएगी अमोनियम नाइट्रेट। अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र ये होता है, जब इसको आप गर्म करेंगे बेटा तो यहां से क्या होती है, N2O बनती है, साथ में जल बनता है, ये बनती है, ठीक है। ये है आपके पास अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इस तरीके से वो डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, N2O प्लस H2O में। अगर हम बात करें यहाँ पर N2O ये +1 है, यही आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड जो हमें बनाना था। नाइट्रस ऑक्साइड, क्या मेरी बात क्लियर है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों को आप बढ़िया से समझते रहे। अच्छा, जो ये N2O है बेटा, ये कैसा ऑक्साइड होता है, जैसे कि ये अधात्विक ऑक्साइड है, तो अधात्विक ऑक्साइड तो वैसे तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह एक पहली बात तो ये रंगहीन होता है और उदासीन ऑक्साइड होता है। उदासीन ऑक्साइड, न तो ये अम्ल के समान व्यवहार करता है, न ही क्षार के समान व्यवहार करता है, ये उदासीन ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। ये इसके बारे में सारी बातें मैंने आपको बताई। अब दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, बोले तो NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। देखो ये कम वाला है, कम वाले के लिए अस लगाते हैं, ज्यादा वाले के लिए इक लगाते हैं, +2, इसलिए इसे नाइट्रिक कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड।
हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, इसकी संरचना के बारे में बात कर ली जाए तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास अपने खुद के 2 लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 2 बंध में भाग ले लिए, 3 बच गए, 1 2 3। यह एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज है, इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यह विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज, ये स्पीशीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलो देखो इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जरा देखो ध्यान से बच्चों, आप ये प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है ना, लैब में आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो होता क्या है बेटा, एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं वलय परीक्षण, सिंपल उसको मैं बोलना चाहूंगा वलय परीक्षण, ठीक है। वलय परीक्षण यहाँ पर होता है, और उसमें क्या होता है बच्चा कि जो ये एक होता है नाइट्राइट आयन, आपको नाइट्राइट आयन क्या होता है बेटा, NO2 माइनस, इस NO2 माइनस आयन की पुष्टि करनी है। तो होता क्या है, एक लेते हैं हम ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट उसमें से एक दो बूंदे किसकी मिला देते हैं। मान लो सपोज करो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास नाइट्रेट का विलयन बना हुआ है, ठीक है ना। इसका एक विलयन, कोई यौगिक है इसका, कोई भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लो इसमें नाइट्रेट लवण है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेरस सल्फेट मिलाएंगे और 1-2 बूंद इसमें H2SO4 की मिलाएंगे। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि मैंने मान लो इसमें मेरे पास सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट NaNO3, मैंने इसमें क्या मिलाया, फेरस सल्फेट मिलाया, साथ में इसमें कुछ बूंदे मैंने किसकी मिला दी, H2SO4 की मिला दी। तो होता क्या है, ये तीनों अभिक्रिया करते हैं। ये आपके पास सोडियम नाइट्राइट, बाकी ये फेरस सल्फेट और ये H2SO4 जानते ही हैं। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, जो फेरस सल्फेट होता है ना, वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 से Fe+3 में चला जाता है, SO4 होल थ्राइस, ये बन गया आपके फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट ये बन जाता है। साथ में बच्चों यहां बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, आप इसको लिख सकते हैं। साथ में जल बनता है और साथ में बनती है आपकी NO गैस, जो कि उदासीन है, कोई कलर नहीं होता। यह भी कैसी होती है बेटा, रंगहीन एवं उदासीन, यह यौगिक होता है NO। क्लियर है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो यह आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, लेयर टेस्ट में आती है, वलय परीक्षण में यही अभिक्रिया काम में आती है। जब हम नाइट्राइट लवण के अंदर FeSO4 मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में यहाँ पर NO बनता है। ये NO हमारे काम का है, बस। क्लियर है, यह पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो अगला ऑक्साइड है बेटा आपके पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन होने हैं और 3 ऑक्सीजन होने हैं। अब ये ऐसे कैसे जोड़ेंगे, जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन आपस में जोड़ दो, एक से ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। इसके पास, एक के पास लोन पेयर बच जाएगा इसके पास, जबकि एक से और ऑक्सीजन जगह लगा दो, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, क्योंकि उसको भी तो इलेक्ट्रॉन युग्म देना पड़ेगा, तभी तो जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये है बेटा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब ये कैसे बनता है, जरा देखो इसका निर्माण कैसे होता है। ये है NO, वही आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं बच्चों किसके साथ, N2O4 के साथ, N2O4 के साथ। N2O4 बेसिकली यहां पर क्या करता है, ये बना देता है N2O3। अब जरा देखो ये कैसे बनाया इसने, ये क्या बात हुई, ये कैसा झोल हुआ, समझ नहीं आया हर एक बात। अच्छा देखो ध्यान से, N2O4 के बजाय यहां पर हम लेते हैं NO2, N2O3, सॉरी यार N2O3 नहीं, NO2, यहां हम क्या लेते हैं, NO2 लेते हैं।
इन दोनों के मिलने से ये बनता है, वो N2O4 इसी का रूप था। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको समझाऊं, ठीक है, तो यहां पर आपके 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, लेट सपोज, ताकि अपन बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहां लगा दो, 2 यहां लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, ये NO गैस जब NO2 के साथ क्रिया करता है तो N2O3 बनाता है। ठीक है, ओके, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 4 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ओके, ये बन गया। अब जरा देखो ध्यान से, यह क्या होता है, यह नीले कलर का ठोस होता है, नीला ठोस। अब जरा देखो, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, इसको जल में डालते हैं तो ये अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। यह बात क्लियर हो गई इसकी। ओके, हाँ जी, यह कैसा होता है, नीला, ब्लू। ठीक है, ओके, ध्यान रख लोगे तुम। डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां लिखा हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसके बारे में बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस तरीके से, क्या क्या बातें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है, किस तरीके से इसकी संरचना बनती है, हर एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से बनता है, इसमें नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा होता है, ये भी एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, इसीलिए फिर ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के सबसे बढ़िया तरीके हैं, जो नाइट्रेट यौगिक है उनको गर्म कर दो, कोई भी नाइट्रेट यौगिक है, जैसे कि आपके पास नाइट्रेट यौगिक में मान लो आपके पास जैसे कि मान लो लेड नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट है, इनको गर्म कर दो, आप इसको बना सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर इसका निर्माण मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया बेटा लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को यदि मैं गर्म करूं, लेड नाइट्रेट को यदि मैं गर्म करूं तो ये टूट करके ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या देता है बेटा, PbO, इसका ऑक्साइड बनाता है, प्लस में NO2 गैस बनती है, साथ में O2 गैस यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रेट टूट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गई आपके NO2 गैस, जो कि ब्राउन रंग की गैस होती है, ब्राउन मुंडे, भूरे रंग की गैस, भूरी गैस ये होती है। ठीक है, ये कैसे होती है, भूरी गैस होती है, और ये भी एसिडिक होता है, अम्लीय। ठीक है, ब्राउन गैस। ठीक है, इसको कलर अगर मैं कलर करूं आपको, ठीक है, दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ब्राउन गैस। ठीक है, कलर से समझ जाओगे कि यार यहाँ भूरी पीली पीली दिखाई दे रही, मान लेना इसको भूरा ही है कलर। ठीक है, अब आगे ये हो गया इसका काम। अब चलो देखो अगला ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। N2O4, तो जरा देखो ध्यान से इसकी संरचना, इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन है, एक से 2 ऑक्सीजन जुड़े दो, दूसरे से भी 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब जरा देखो इसकी संरचना के बारे में, तो जरूर देखो ध्यान से, यहाँ पे होता है क्या बेटा, NO2 को जब कूल किया जाता है, इसको कूल किया जाता है तो ये डाइमराइज हो जाता है और N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, द्विलक। ठीक है, यह भी गैस है और यह भी गैस है, यह रंगहीन होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये भूरी होती है, बस इतना सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगला है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 5 ऑक्सीजन। इसको समझने का तरीका, इसमें एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आ गया। अब देखो नाइट्रोजन भी बंद नहीं बना सकता यार एक्स्ट्रा, तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन बीच में आता है, जो इधर नाइट्रोजन से इधर नाइट्रोजन जुड़ता है, बाकी इधर नाइट्रोजन अपना काम करता रहेगा, बाकी ये वाला नाइट्रोजन अपना काम करता रहेगा। ये संरचना बनती है। इसके पास अपने 2 लोन पेयर होते हैं। ये होता है N2O5। ये कैसे बनता है, जब हम HNO3 की अभिक्रिया करवाते हैं
P4O10 के साथ, P4O10 के साथ। तो P4O10 जब इसके साथ क्रिया करता है, एक बनाता है HPO3 मेटा फॉस्फोरस अम्ल, प्लस साथ में बनता है यहां पर N2O5, ये है मेटा फॉस्फोरस अम्ल, मेटा फॉस्फोरस अम्ल ये बनता है बच्चा यहां पर, ओके। और साथ में बनता है N2O5 जो हमें बनाना था। यह भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, और यह भी कैसा होता है, अम्लीय होता है, ओके। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको अच्छे से समेटना होगा, संवारना होगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे हम करना चाहिए, सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बातें चल रही है। तो इन चीजों को आपको समेटना पड़ेगा, ओके। तो यह यहां पर 6 ऑक्साइड थे जो हमने देखे, N2O देखा, NO देखा, N2O3 देखा, NO2 देखा, N2O4 देखा, N2O5 देखा। हर एक की संरचना ही बनवाइए, उनकी बेटा क्या क्या क्वालिटीज होती है वो क्वालिटी भी मैंने आपको बताई, उनका निर्माण कैसे होता है वो निर्माण भी मैंने आपको बताया। यही इस चैप्टर के अंदर, यही इस टॉपिक के अंदर खास बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब अगली बात, ये बात हमने समझ ली। अब अगली बात आती है बेटा यहाँ पर अगला ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन परिवार में एक बहुत बढ़िया अम्ल है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। वैसे नाइट्रिक अम्ल के अलावा नाइट्रस अम्ल भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट फेमस ये है जो हमें पढ़ना है, ओके। नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3 है तो इसकी संरचना कैसी होती है सर, जरा देखो मैं इसकी आपको संरचना बताता हूं। इसमें एक नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड O होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, एक होता है O और फिर से जुड़ा होता है H, ये होता है HNO3, HNO3 का संरचना, ठीक है। इसमें यह नाइट्रोजन, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर OH होता है, ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, इसके बारे में हमने इतनी बातें तो देख ली है, छोटी मोटी बातें तो सर हम ऐसे ही कर लेंगे, ओके, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बड़ी बात यह है इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण होने की भी इसकी 2 विधियां हैं जो हमें देखनी है। एक है बिल्कुल यहाँ पर प्रयोगशाला विधि और दूसरा है एक ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि फेमस है बेटा जी, ठीक है, नाम है इसलिए, ठीक है भैया, ओस्टवाल्ड विधि किसी का नाम है बस, वो औद्योगिक विधि है। आओ जरा हम बात करें दोनों विधियों से इसका निर्माण करें, इसके गुणधर्म भी सीखने, बहुत बढ़िया बढ़िया गुणधर्म है, बढ़िया बढ़िया इसकी अभिक्रियाएं होती, रासायनिक अभिक्रियाएं होती, उन सभी बातों को हमें समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। तो अब हम बात करें यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण KNO3 या NaNO3 द्वारा करवाएंगे। देखो होता क्या है, जब आप या तो सोडियम नाइट्रेट ले लें या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, जब उनकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं ना, तो यहाँ पर HNO3 का निर्माण होता है। देखो ये वे अभिक्रिया है, इसको देखो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। H2SO4 ज्यादा प्रबल होता है या HNO3? देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रबलता, प्रबलता मतलब कौन सा प्रबल अम्ल है, H2SO4 ज्यादा प्रबल होता है HNO3 से। अब जरा देखो ध्यान से, तो तगड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो यह इसको हटा देगा, इसके विलयन में से की हट, यहाँ पे हम राज करेंगे, बस ये वही अभिक्रिया है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिया, KNO3 लिया, KNO3 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा दी, तो होगा क्या, H2SO4 खुद का लवण बनाना चाहेगा, HNO3 को हटाना चाहेगा, तो यहां से एक H और यहां से NO3 अलग कर दो, HNO3 अलग हो गया, इस अम्ल को H2SO4 ने हटा दिया, टाटा बाय बाय, और खुद का लवण बना लेगा। तो जरा देखो ध्यान से, पोटेशियम एक H निकल गया, HSO4 बच गया, खत्म बात। तो ये वही अभिक्रिया है, प्रबल से दुर्बल अम्ल प्राप्त होएगा, जो पहलवान है उसी की चलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये पोटेशियम नाइट्रेट है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट जब H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको पोटेशियम बाइसल्फेट भी लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, साथ में बनता है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पर NaNO3 भी ले सकते थे, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाकर हमें सेम वापस से वही मिलता, ये NaHSO4 आ जाता और वो HNO3 अलग हो जाता, HNO3 नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड। तो ये मेथड समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, इजी वे में आपने समझ लिया। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया है बेटा ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है, वो भी सिंपल है। अमोनिया और ऑक्सीजन से अभिक्रिया शुरुआत करवाते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में, फिर सारा प्रोग्राम आगे होता है। आओ जरा देखें, देखो ध्यान से, अगली विधि ओस्टवाल्ड विधि। हाँ जी, ओस्टवाल्ड्स मेथड। ओस्टवाल्ड्स मेथड क्या होता है? व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। क्या? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जरा देखो, यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित होती है। मैंने क्या लेना है? अमोनिया लेना है, उसकी अभिक्रिया वायुमंडलीय O2 के साथ करवानी है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, फिर बस सारा खेल आपके सामने चमकने लगेगा। जरा देखो ध्यान से, अगर उत्प्रेरक न होता तो क्या होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जरा देखो, होता क्या है, अमोनिया की अभिक्रिया जब हम O2 के साथ करवाते हैं बच्चा, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर क्या बनता है आपका NO बनता है, साथ में H2O बनता है, ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। यह बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये अमोनिया है। ओके, O2 के साथ क्रिया करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बना लिया। अब यह जो NO है, यह NO क्या करता है, वापस से O2 के साथ संयुक्त होता है। यह NO वापस O2 के साथ संयुक्त होकर के NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 गैस, जो कि जलयोजित होता है, ठीक है, जो जल में जाता है, जल अपघटित होकर ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। वैसे वास्तव में इसमें होता है क्या, HNO3 प्लस HNO2 बनता है, और जो HNO2 याद करो बेटा, मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पे जरा देखो, मैं पूरा लिखवा देता हूँ, HNO3 प्लस HNO2 बनता है यहाँ पर। ओके, नाइट्रिक अम्ल, दिस इज योर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और साथ में बनता है यहाँ पर नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। लेकिन होता क्या है बच्चा, यह जो HNO3 होता है ना, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, यह जो HNO2 होता है, यह गर्म करने पर विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। याद करो, मैंने शुरुआत में पहले लेक्चर में दिखाया था, यहां पर यह HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में H2O प्लस NO वापस से निकाल देता है, ये NO यहाँ पे मिल जाती है। तो यह NO हम वापस से यूज कर सकते हैं, जो NO हम बना रहे थे वो अभिक्रिया के दौरान हमें वापस से मिल गई, तो हमारा प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल से हमने क्या बना लिया, इससे भी नाइट्रिक अम्ल बना लिया। ओके, तो आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं, और ये मिल गई हमें वापस NO, ठीक, इसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या यह पॉइंट आपको समझ में आया बच्चा? ओके जी, वेरी गुड। तो यहां पर इस बात को समझ में, इसको कैन बी रीयूज, वापस इसको रीयूज हम कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ, अच्छा मैं ये बोल रहा था, यदि प्लेटिनम ना होता, यदि, अलग से पॉइंट नोट, यदि यहाँ पर अमोनिया की अभिक्रिया जब O2 के साथ करवाई जाती और प्लेटिनम न होता, तो फिर सिंपल यहाँ पर N2 प्लस H2O बनता है बेटा, फिर N2 गैस बन जाती है। प्लेटिनम होने से अब आगे देखो, हाँ जी, अब आगे वापस से आगे बढ़े, कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें यहीं कवर हो जाए। ये HNO3 हमने बना लिया भाई। अब यह HNO3, इसमें पानी भी है, तो क्यों ना अभी इसको मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसको आसवन करवा लो। तो आसवन करवाने से 68% तक आप इसको सानिध्य कर सकते हो, और अगर
सांद्र H2SO4 लोगे जो कि प्रबल निर्जलीकारक होता है, जैसे कि अगर मान लो किसी की हथेली पे एसिड गिर जाए तो वो वहां पे पानी सूख जाता है, उसमें से पानी को वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सांद्र H2SO4 डालते हैं तो उसको 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, एनओ को हम वापस रीयूज कर लेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे। निर्मित एनओ पुनः चक्रित की जा सकती है। जलीय HNO3 को आसवन के द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है, लेकिन सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण से इसको 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, कि यहां पर आसवन के द्वारा इसको 68% तक सांद्रित किया जा सकता है, बट यहां पर अगर हम बात करें इसको H2SO4 के द्वारा निर्जलीकृत करवाएं तो 98% तक इसको आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ बेसिक बातें जो हमें पढ़नी है, समझनी है, कुछ अभिक्रियाएं आएगी वो मैं खुद बताऊंगा, कुछ ज्ञान की बातें जो आपको देखनी है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। वैसे तो HNO3 प्रबल ही होता है, लेकिन H2SO4 उससे ज्यादा प्रबल हो जाता है, वो बात अलग है। तो ये क्या करेगा, जलीय माध्यम में क्या देगा, H+ आयन देगा। तो जरा देखो, और नाइट्रेट आयन बनाता है। जरा देखो, HNO3 को जैसे ही हमने जल में डाला, इसने अपना H+ आयन जल को दे दिया और नाइट्रेट आयन आपको मिल गया। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया ये। ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से जल अलग हो जाएगा। दूसरी बात, और कुछ बातें देखो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसी की अभिक्रियाएं हमें देखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनिक में हमने यूज किया है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, यह सोना, प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़ करके, इन धातुओं को तो ठीक है, तुम पे थोड़ा मैं आराम, थोड़ा वो दे रहा हूं, थोड़ा इत्मीनान, ठीक है, तुम्हें छूट दे रहा हूं मैं, बाकी सभी धातुओं के, मतलब मोस्टली धातुओं के साथ, इसके अलावा और भी होती है जैसे कि बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनके साथ भी क्रिया नहीं करता है। क्रोमियम हो गया, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की रक्षी परत चढ़ी होती है। ठीक है, अधिकतर धातुओं को छोड़ करके अभिक्रिया करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, ताप या ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सभी के ऑक्सीकरण से एक जैसा उत्पाद मिले, कुछ के ऑक्सीकरण से कुछ और मिलेगा तो कुछ के ऑक्सीकरण से कुछ और उत्पाद मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा देखो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधातु या इनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत कर सकता है। धातुओं को ऑक्सीकृत करने का जिम्मा तो लिया ही इसने, अधातुओं को भी ये ऑक्सीकृत कर सकता है। कार्बन को ऑक्सीकृत कर सकता है, बोरोन को ऑक्सीकृत कर सकता है, फास्फोरस को, सल्फर को, आयोडीन को, सबको ये ऑक्सीकृत कर सकता है। सबका जिम्मा इसके ऊपर है। ओके, तो आओ जरा यहाँ पर अभिक्रिया में लिखता हूँ। देखो, या अब मैं यहाँ पर आपको अभिक्रियाएं बताऊंगा बेटा। ठीक है, या तो मैं आपको हर एक अभिक्रिया एक एक करके लिखवाऊं, या फिर मैं एक चार्ट में सारी अभिक्रिया आपको बता दूं। सबसे आसान पड़ेगा चार्ट वाली अभिक्रिया। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिया सांद्र HNO3 और इससे हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है NO2 गैस। लेकिन साथ में अगर हम इसकी, भाई ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अब जिसके साथ क्रिया करवाएंगे वो किस में जाता है। जैसे कि मान लो मैंने जिंक लिया, तो जिंक को यह कन्वर्ट कर देता है बेटा जिंक नाइट्रेट में, ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। जिंक 0 से +2 में चला गया, ऑक्सीकरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कॉपर आपने लिया, कॉपर को भी यह ऑक्सीकृत कर देता है बेटा नाइट्रेट में। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ? हुआ। चारकोल ले लो, चारकोल मतलब कोयला, कार्बन है, कोयला है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये CO2 + H2O में ऑक्सीकृत कर देता है। अगर आपने कार्बन डायमंड लिया है, तो डायमंड तो बेटा बहुत हार्ड होता है, उसको छेड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, डायमंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जिंक कॉपर धातु है, कार्बन अधातु। जैसे कि देखो, बोरोन ले लिया, बोरोन एक अधातु है, अधातुओं को भी ये उनको अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे कि H3BO3, बोरिक अम्ल। यह है बोरिक अम्ल। ठीक है,
अगर हम बात करें फोस्फोरस, फोस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, इसको ये फोस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, H3PO4, फोस्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक अम्ल। देखो ध्यान से नोट्स बनाना बेटा, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हुए जाना। अगला, अगर आप सल्फर लेते हैं एसिड के रूप में पाया जाता है, जो कि ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अभी आया। ओके। यदि आप बच्चों यहाँ पर आर्सेनिक लेते हैं, आर्सेनिक, तो ये भी आर्सेनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आर्सेनिक तो आर्सेनिक ले सकते हैं आप, बिल्कुल आर्सेनिक ले सकते हैं। आर्सेनिक लेंगे तो बेटा ये H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसा फोस्फोरस बना रहा है वैसा ही आर्सेनिक बनाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आप यहाँ पर बेटा एसएन ले रहे हैं, स्टेनम ले रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, H2SNO3 बनाता है, मेटास्टेनिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक और ये मेटास्टेनिक अम्ल, मेटास्टेनस, हाँ मेटास्टेनस अम्ल बनाता है बच्चा, ये मेटास्टेनस अम्ल बनाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आयोडीन के साथ अगर मैं इसकी अभिक्रिया I2 के साथ करवा दूं, I2 अगर मैं इसकी अभिक्रिया यहाँ पे मैं ले रहा हूं I-, ठीक है, I- को बच्चा यह ऑक्सीकृत कर देता है HiO3 में। ठीक है, इसका नाम है आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। तो लगभग ये इसकी वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें सांद्र HNO3 पार्टिसिपेट कर रहा है, इनको ऑक्सीकृत कर रहा है। जैसे कि जिंक को जिंक +2 के नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर दिया, कॉपर को कॉपर 2+ नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर दिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ऑक्सीकरण हो गया, बोरोन का यहाँ पर बोरिक अम्ल में कन्वर्जन हो गया, फोस्फोरस फोस्फोरिक अम्ल में, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में, आर्सेनिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये SN इस मेटास्टेनस अम्ल, इसका ध्यान रखना बेटा, ये मेटास्टेनस अम्ल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। I- यहाँ पर HiO3 में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी, क्लियर है। हाँ जी, एक दफा बस आप इसका H2SNO3 का नेम जरूर कंफर्म कर लेना बेटा, मेटास्टेनिक या मेटास्टेनस। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, आपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर और पढ़ा होगा, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर आती है धातुएं, उनका मानक अपचयन विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और वे धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे आती है, उनका मानक अपचयन विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक की मदद से भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। आइए जरा उस ट्रिक को मैं आपको बताता हूं। जरा देखो ध्यान से, मेटल, टाइप ऑफ मेटल, मेटल कौन से प्रकार की है, नेगेटिव SRP। अच्छा, ये SRP का मतलब क्या है, SRP का मतलब बेटा मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, ऋणात्मक, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव SRP, जिनका SRP कैसा है, ऋणात्मक है। पॉजिटिव SRP, जिनका SRP धनात्मक है। और प्लम्बम इसमें इंक्लूड है। तो जरा देखो ध्यान से, अगर कोई ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रही है, सीधी बात, जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आती है, जैसे कि जिंक, जब उसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाऊंगा तो वो मेटल नाइट्रेट, खुद का नाइट्रेट बनाएगी, साथ में NO2 गैस देगी। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर सांद्र HNO3 जब जिंक के साथ क्रिया करवाई तो खुद का नाइट्रेट बनाया, NO2 गैस देगी। ठीक है, ओके। और अगर तनु के साथ क्रिया करवाऊंगा तो N2O देगी। ये बात समझना। पॉजिटिव SRP जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, सांद्र के साथ क्रिया करवाओगे, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 बनाएगा, मेटल नाइट्रेट, ये खुद का नाइट्रेट बना दिया और इससे NO2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर तनु के साथ क्रिया करवाओगे तो NO बनाएगा। और अगर वहां पर नेगेटिव SRP, जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है बेटा, उनके साथ अगर बहुत ज्यादा तनु के साथ क्रिया करवा दी जाए तो यहाँ पर नाइट्रेट तो बनता ही है, साथ में यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में अमोनियम नाइट्रेट बन जाते हैं या समटाइम्स अमोनिया बन जाती है। ओके, और
अगर हम बात करें मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड का मतलब होता है बेटा उपधातु। हाँ जी, अच्छा यहां पर एक लिख लेना मेटास्टेनिक, मेटास्टेनिक, यहां पर क्या लिख लीजिएगा बेटा आप, मेटास्टेनिक लिख लीजिएगा, मेटास्टेनिक अम्ल। ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, अगर कोई उपधातु है या नॉन मेटल है, कोई भी उपधातु है या नॉन मेटल है, जैसे कि नॉन मेटल है मान लो बोरोन मान लो, फास्फोरस मान लो, ये नॉन मेटल है। एसएन है, एक धातु है, ये क्या बनाते हैं अपने एक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि बोरोन बोरिक अम्ल बना रहे, मेटास्टेनिक अम्ल। ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, अगर कोई उपधातु है या नॉन मेटल है, कोई भी उपधातु है या नॉन मेटल है, जैसे कि नॉन मेटल है मान लो बोरोन मान लो, फास्फोरस मान लो, ये नॉन मेटल है। एसएन है, एक धातु है, ये क्या बनाते हैं अपने एक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि बोरोन बोरिक अम्ल बना लेगा, फास्फोरिक अम्ल बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है ना, मेटास्टेनिक अम्ल बन जाएगा। तो ये एक अम्ल ये बनाते हैं। ओके, अब यहां पर इनकी कुछ अभिक्रियाएं मैं आपको बताता हूं, फिर ये अपवाद वगैरह वाले पार्ट पे भी देखेंगे। आओ जरा इन बातों को हम समझे, पहले इनको देख लेते हैं। जरा देखो ध्यान से, जिंक मैंने लिया, अगर जिंक की अभिक्रिया मैंने करवाई बच्चा कंसंट्रेट HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई, तो सांद्र के साथ क्या बनना है इसका, नाइट्रेट प्लस NO2, तो जिंक तो खुद के नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 बन जाएगा, बिल्कुल। और अगर यही अभिक्रिया डाइल्यूट के साथ मतलब तनु HNO3 के साथ करवा दी जाए तब भी सेम ऐसा ही होगा, खुद तो जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु यहाँ NO2 की बजाय N2O बन जाएगा। ये बात आपको समझनी है। अगर मैंने कॉपर लिया, कॉपर जब इसके साथ सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस NO2 गैस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी अभिक्रिया भी तनु के साथ करवा दी जाए, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दी जाए, तो तनु में यह खुद नाइट्रेट में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन अब यहां पर NO2 गैस के बजाय NO गैस निकलती है, ये ध्यान रखें। ओके, तो इस तरीके से आप इन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। अब बात आती है बेटा कुछ अभिक्रियाएं, कुछ एक्सेप्शन पॉइंट जो मेरे को आपको बताने हैं। जरा देखो ध्यान से, अपवाद, अति तनु HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, मैंगनीज और मैग्नीशियम और मैंगनीज से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, केवल इन्हीं के साथ ऐसा होता है, केवल इन्हीं के साथ। अति तनु HNO3 वेरी डाइल्यूट अगर लेंगे तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ उनकी क्रिया करवाएं तो H2 गैस निकलती है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने बस, जिसमें क्लियर हो जाएगा। अगला मैंने आपको बताया ही था कि बेरिलियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ, सांद्र HNO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि रक्षी परत का निर्माण होता है जिससे यहाँ पर क्रिया होता ही नहीं है। उनके ऊपर क्या होता है, ऑलरेडी ऑक्साइड की रक्षी परत बनी होती है, जिस वजह से वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला गोल्ड और प्लेटिनम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह सांद्र HNO3 के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यह ऐसे धातु हैं जो केवल एक्वारेजिया में ही घुलनशील होते हैं। आओ जरा बात करें, गोल्ड और प्लेटिनम केवल एक्वारेजिया के साथ ही क्रिया करते हैं। 3 भाग HCl के, एक भाग HNO3 का। पढ़ा होगा आपने बेटा। जरा देखो ध्यान से, 3 भाग HCl के, एक भाग HNO3, 3:1 का रेशो होता है। किस तरीके से क्रिया होता है, देखो होता क्या है, यहाँ पे HCl और HNO3 मिलकर के NOCl बना लेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड, साथ में Cl- रिलीज होता है। जरा देखो होता क्या है, गोल्ड यहां से 3 Cl- एक्सेप्ट करके पहले तो कन्वर्ट हो जाता है AuCl3 में। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर HCl है, यह HCl के साथ वापस से क्रिया करके HAuCl4 बना लेता है। टेट्रा क्लोरोओरिक अम्ल, इसका नाम है बेटा टेट्रा क्लोरोओरिक अम्ल, इसे कहा जाता है। टेट्रा क्लोरोओरिक अम्ल इसे कहा जाता है।
ओके। और सेम इसी तरीके से प्लेटिनम के साथ अगर मैं क्रिया करवाऊं तो प्लेटिनम से बेटा जी यहां पर क्या होता है, प्लेटिनम से जब 4Cl माइनस क्रिया करते हैं, प्लेटिनम से जब 4Cl माइनस क्रिया करते हैं तो यहां पर क्या बना लेता है, PtCl4 बना लेता है, ठीक है, जो कि 2 मोल HCl के साथ क्रिया करता है, फिर उससे बनता है H2PtCl6। इसका नाम है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ठीक है, इसे कहा जाता है हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक अम्ल, प्लेटिनिक अम्ल इसे कहा जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या ये क्लियर है। तो यहां पर अतितनु के केस में मैग्नीज और मैग्नीज और मैग्नीशियम क्रिया करके H2 गैस निकालता है, ठीक है। और यहां पर बात करें बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की रक्षी परत चढ़ी होती है, इसलिए क्रिया नहीं करते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम भी क्रिया नहीं करता है, वह केवल एक्वा रेजिया में घुलनशील होते हैं कुछ इस तरीके से, ये अपना अम्ल बना लेगा, ये अपना अम्ल बना लेगा उसमें घुलने के पश्चात। तो यहाँ पर यह कुछ बेसिक पॉइंट जो बच्चों मैंने आपको बताया, क्या यह बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। ये था किसके बारे में, HNO3 के बारे में। अब HNO3 से रिलेटेड एक बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट और बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लो सांद्र H2SO4 आपकी हथेली पे गिर जाता है तो जो स्किन है वो स्किन पीली पड़ जाएगी, उसमें पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि क्या होता है, जो आपकी स्किन में जो प्रोटीन होती है ना वो जेंथो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, जेंथो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर सांद्र HNO3 जब त्वचा के साथ होता है तो पीले धब्बे छोड़ता है, जिससे प्रोटीन जेंथो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा मेडिकल के हिसाब से। अब जरा देखो ध्यान से, नाइट्रिक अम्ल का वृहद मात्रा में उपयोग उर्वरक, इसमें नाइट्रेट आयन है तो ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया, उर्वरक बनाने में नाइट्रेट है तो इसका उपयोग विस्फोटक में भी किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में होता है। दूसरे नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक में, विस्फोटक बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पायरोटेक्निक में होता है। इसका उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में या दूसरे नाइट्रो यौगिकों के निर्माण में होता है। इसका ऑर्गेनिक में तो होता ही है, ठीक है। दूसरे नाइट्रोकार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं, नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रोएल्केन हो गए, उनके निर्माण में भी आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो ये थी कुछ खास बातें जो कि आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बच्चों फास्फोरस के यौगिक। फास्फोरस के यौगिक ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो बढ़िया से आप इन सारी बातों को अच्छे से देखो, क्योंकि देखो इस चैप्टर में है पूरी थ्योरी, पूरी थ्योरी, जहां कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है और साथ के साथ लैंग्वेज को अच्छे से लिखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो सके, ओके जी। तो इसी के साथ बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियर। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये उपयोग वगैरह सारी बातें बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सीधा क्विज लगाएंगे, ठीक है, उन सारी बातों को देखते हैं, उन बातों को डिस्कस करते हैं बढ़िया से अच्छे से, ओके। तो क्विज जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से अभिक्रिया करके देता है। एक बढ़िया क्वेश्चन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके देता है, बताओ बच्चों क्या देता है, आयोडीन को किस तरीके से ये कन्वर्ट करेगा, क्या आप बता सकते हैं, ओके। आयोडीन से क्रिया करके क्या देता है, ये HI देता है, HOI देता है, HOI2 देता है या HOI3 देता है, बताओ बच्चों क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लो, विचार लो और बताओ क्या होगा यहाँ पर आंसर, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया क्रिया करके बनाती है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं भी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया क्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4।
सोचो अच्छे से, ठंडे दिमाग से सोचना और बताना, ठीक है? क्या बनाती? हाँ जी, क्लियर है? तो आइए बात करते हैं दोनों क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, सांद्र HNO3 जब अगर हम बात करें I2 के साथ क्रिया करता है तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है HiO3 में, आयोडिक अम्ल में, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HOiO2, ठीक है? बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ये हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, जब अमोनिया की अभिक्रिया हम करवाते हैं Cl2 के साथ, लेकिन क्लोरीन कैसे ले रखी? एक्सेस में ले रखी है बेटा। क्लोरीन किस में ले रखी? एक्सेस में, आधिक्य में ले रखी है। एक्सेस का मतलब क्या है? आधिक्य, ठीक है? ये क्या ले रखी है बच्चा आपको? अधिकता में ले रखी है, अधिकता में ले रखी है। तो यहां पर जब इसको अधिकता में लिया जाता है, यहां पर जब इसको अधिकता में लिया जाता है तो इन दोनों की अभिक्रिया से होता है क्या है? एक पार्ट तो बनता है आपका N2 और दूसरा पार्ट बन जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पर ये बन जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करने, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके जी, इसी के साथ आप सभी बच्चों का ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। ओके, इन बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए बात करें यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में बच्चों हमने बात की, आज के लेक्चर में बच्चों हमने ये बात की कि सबसे पहले तो हमने ये देखे नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया देखा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे, ओके, और साथ के साथ HNO3 देखा। इन तीनों कंपाउंड्स को आपको, तीनों तरह के कंपाउंड्स को बढ़िया से क्लियर करना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब अगली क्लास में क्या देखेंगे? अगली क्लास में हम देखेंगे बेटा फास्फोरस के यौगिक, ठीक है? अगली क्लास में हम देखेंगे फास्फोरस के यौगिक। फास्फोरस के कौन कौन से यौगिक होते हैं, खास करके फोस्फीन देखना है, और इसके ट्राईऑक्साइड और मतलब ट्राईक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड देखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, उनको हमें समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इनको आपको अच्छे से पढ़कर आना है। पहले से आप ऑलरेडी पढ़ के रखिए ताकि जब आप इनको देखें तो कोई दिक्कत आपको न रहे। ओके, इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।